गुड मॉर्निंग बच्चों लास्ट वीडियो लेक्चर जो था लेक्चर नंबर 7, उस वीडियो लेक्चर में अपन ने पढ़े थे समष्टि के लक्षण या गुण, और 4 गुणों की बात अपन कर चुके थे। जन्म दर, मृत्यु दर, आयु वितरण व आयु पिरामिड और लिंगानुपात। अगला और सबसे महत्वपूर्ण जो समष्टि का गुण है वो है बच्चों समष्टि घनत्व। समष्टि घनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी। समष्टि घनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो अपन पॉपुलेशन डेंसिटी को परिभाषित करते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी होती क्या है। किसी दिए गए समय में, किसी दिए गए समय में इकाई क्षेत्रफल या स्थान में एक जाति के व्यष्टियों की संख्या। किसी दिए गए समय में इकाई क्षेत्रफल या स्थान में एक जाति के व्यष्टियों की संख्या समष्टि घनत्व कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? समष्टि घनत्व कहलाती है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी D इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स n अपॉन स्पेस s। तो D इज इक्वल टू n अपॉन s। किसी दिए गए इकाई क्षेत्रफल या स्थान में दिए गए समय पर एक जाति के व्यष्टियों की कितनी संख्या है, वही क्या कहलाएगी बच्चों? समष्टि का घनत्व। अब देखो, समष्टि के आकार। अब ये आकार बच्चों अपने को किस संदर्भ में लेना है? संख्या के संदर्भ। घनत्व की बात करेंगे तो भी संख्या। समष्टि के आकार या घनत्व का मापन निम्न तरीकों से किया जा सकता है। निम्न तरीकों से किया जा सकता है। जैसे सबसे पहला तरीका है संपूर्ण गणना विधि। कंप्लीट काउंट, संपूर्ण गणना विधि। अब इसमें क्या करते हैं? कंप्लीट काउंट नाम से ही पता चल रहा है, कोई एक निश्चित क्षेत्र है, इकाई क्षेत्रफल मान लो, कुछ निश्चित स्थान मान लो, वहां पर किसी एक जाति के जितने भी सदस्य हैं सभी सदस्यों की बच्चों क्या कर ली जाती है? गणना कर ली जाती है। और क्या निकाल लिया जाता है? समष्टि का घनत्व निकाल लिया जाता है। जैसे अपने भारत में प्रत्येक 10 वर्ष में होने वाली जो जनगणना है वो जनगणना बच्चों इसी कैटेगरी में आती है। तो संपूर्ण गणना विधि में क्या किया जाता है? किसी निश्चित क्षेत्र या स्थान में उपस्थित एक जाति के सभी व्यष्टियों की गणना की जाती है। सभी व्यष्टियों की गणना की जाती है।
नेक्स्ट, समष्टि घनत्व के मापन हेतु सबसे सटीक तरीका है। समष्टि के घनत्व के मापन के लिए जो सबसे सटीक तरीका है, सबसे करेक्ट जो मेथड है, जिससे सबसे अच्छा घनत्व निकल कर सामने आए, वो बच्चों संपूर्ण गणना विधि है। अब इसके अकॉर्डिंग जैसे किसी स्थान भरतपुर आर्द्र क्षेत्र, जैसे किसी स्थान, मान लो भरतपुर आर्द्र क्षेत्र है, इसमें साइबेरियन सारस 10 या कम भी हो सकते हैं। तो किसी क्षेत्र के अंदर इतने से ही सदस्य हो तो समष्टि घनत्व इतना कम भी हो सकता है। या फिर किसी तालाब में क्लेमाइडोमोनास की संख्या लाखों हो सकती है। क्लियर? तो बच्चों अगर अपन बात करते हैं समष्टि घनत्व के निर्धारण की संपूर्ण गणना विधि के आधार पर, तो वो बच्चों बहुत कम भी हो सकता है और वो बहुत ज्यादा भी हो सकता है। जैसे भरतपुर आर्द्र भूमि क्षेत्र में साइबेरियन सारस 10 या कम भी हो सकते हैं, या किसी स्थान पर तालाब में क्लेमाइडोमोनास की संख्या लाखों तक भी हो सकती है। ये तो एक तरीका हो गया बच्चों समष्टि घनत्व के मापन का। ठीक है, सबसे सही जो तरीका है समष्टि घनत्व के मापन का, वो भी संपूर्ण गणना विधि है। लेकिन कुछ केस में, कुछ मामलों में ये जो गणना है ये या तो बच्चों अर्थहीन होती है, या गणना करना बहुत ही ज्यादा कठिन भी होता है। अब ऐसे केस में क्या करें? तो देखो बच्चों, कंडीशन क्या लगाई गई है। कंडीशन क्या है? कुछ मामलों में गणना को आधार मानना अर्थहीन होता है। कुछ मामलों में गणना को आधार मानना अर्थहीन होता है। एक केस तो ये हो सकता है, या फिर संपूर्ण गणना करना अत्यंत कठिन होता है। संपूर्ण गणना करना अत्यंत कठिन होता है। अब ऐसी स्थिति में समष्टि घनत्व के निर्धारण के लिए, मापन के लिए और क्या क्या विधियां हो सकती है। तो देखो बच्चों, नंबर 2, जैव भार या प्रतिशत आवरण का मापन। जैव भार या प्रतिशत आवरण का मापन। आप टोटल बायोमास को मेजर करो, या फिर वो परसेंटेज कवर, कितनी जगह को कवर कर रहा है उसको कवर करो। यहां पर संख्या को आधार नहीं माना जाए। तो ये पहला जो केस है ना, अर्थहीन गणना, वो कैसे हो जाएगी? देखो उदाहरण बताता हूं। माना किसी स्थान पर 200 पार्थेनियम के पादप हैं। पार्थेनियम घास के कितने पादप हैं? 200 पादप हैं। और एक अकेला विशाल वितान वाला बरगद का वृक्ष है। एक बड़ा विशाल बरगद का वृक्ष है। अब बच्चों संख्या के आधार पर तुलना करें तो पार्थेनियम के पादप वो तो कितने हैं? 200। और बरगद की बात करें तो वो केवल कितना है? 1। अब बच्चों ऐसी स्थिति में अगर संख्या को हम ध्यान में रखें तो बच्चों 200 की तुलना में तो 1 बहुत कम होता है। तो ऐसी स्थिति में बच्चों
ऐसा मान लेंगे कि हमने बरगद की भूमिका का आकलन ही नहीं किया या उसके इंपॉर्टेंस को ही अपन ने खत्म कर दिया। तो ऐसी स्थिति में अपन गणना को आधार नहीं मानेंगे। आधार किस चीज को मानेंगे? जैव भार या प्रतिशत आवरण को, कि साहब उसका बायोमास कितना है और वो कितने आवरण को कवर कर रहा है। जब इसको ध्यान में रखते हैं तो एक विशाल कैनोपी वाले बरगद के वृक्ष का जो पारिस्थितिकीय महत्व है वो उन 200 पार्थेनियम के पादपों की तुलना में तो बच्चों बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए मैंने पहली कंडीशन लगाई थी कि कुछ मामलों में गणना को आधार मानना बच्चों क्या होता है? अर्थहीन होता है, और वो अपन इस केस में बता सकते हैं। क्लियर? अब तीसरी चीज देखो, यदि पॉपुलेशन बहुत बड़ी हो, संपूर्ण गणना करना आसान ना हो, तो बच्चों आपेक्षित घनत्व का मापन किया जाता है। तो तीसरा तरीका क्या हो जाएगा? आपेक्षित घनत्व या रिलेटिव डेंसिटी। अब आपेक्षित घनत्व का प्रयोग कब करेंगे? जब संपूर्ण गणना कठिन हो, लंबे समय वाली हो या फिर असंभव हो, ऐसी स्थिति में काम में लिया जाता है आपेक्षित घनत्व। ठीक है? आपेक्षित घनत्व के मापन से ही उद्देश्य की पूर्ति कर ली जाती है। आपेक्षित घनत्व के मापन से ही उद्देश्य की पूर्ति कर ली जाती है। जैसे मैं आपको उदाहरण बताता हूं। अभी मान लो आपसे कहा जाए एग्जाम्पल, पेट्री प्लेट में जीवाणुओं की संख्या। पेट्री प्लेट में क्या भरा हुआ है? मान लो संवर्धन माध्यम, है ना, और उस संवर्धन माध्यम में अपने को जीवाणुओं की संख्या का पता लगाना है। तो बच्चों ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल कार्य है। ऐसी स्थिति में यूज लिया जाएगा सीरियल डाइल्यूशन मेथड, श्रृंखलाबद्ध तनुकरण। ठीक है? सैंपल लेंगे और उसको बार बार क्या करते जाएंगे? डाइल्यूट करते जाएंगे। 10 गुना डाइल्यूट कर लिया, फिर 100 गुना डाइल्यूट कर लिया, फिर 1000 गुना डाइल्यूट कर लिया। तो उसको बार बार डाइल्यूट करते जाएं और काफी हद तक डाइल्यूशन करने के बाद फिर हम नंबर का पता लगाएंगे और उसी को फिर उसी रेशियो में अपन उसको मल्टीप्लाई करते चलेंगे। तो हमने टोटल सभी सदस्यों की गणना नहीं की, एक रिलेटिव गणना करके और अपन ने संख्या का अनुमान लगा लिया, घनत्व का अनुमान लगा लिया, जो भी काफी हद तक संपूर्ण गणना के जैसा ही होता है। अभी जैसे मान लो कोई झील है, कोई झील है या मान लो कोई तालाब है। अब उसमें मछलियों की संख्या अपने को पता करनी है, एक पर्टिकुलर टाइप की मछली, तो सबकी संख्या को काउंट करना पॉसिबल नहीं है। तो प्रति पाश, प्रति जाल में कितनी मछलियां पकड़ में आई, उनकी संख्या के आधार पर, भाई जाल का क्षेत्रफल इतना है, इसमें एक जाति की इतनी आई, तो इतने बड़े क्षेत्रफल में एक जाति की इतनी होगी। तो आपेक्षित जो घनत्व होता है उस आपेक्षित घनत्व से भी काम चला लिया जाता है। आपेक्षित जो घनत्व है उसको निकालने का बच्चों जो फॉर्मूला है वो क्या है? आपेक्षित घनत्व का सूत्र एक जाति के सदस्यों की कुल संख्या अपॉन समस्त जातियों के सदस्यों की कुल संख्या इंटू 100। ठीक है? जो आपेक्षित घनत्व है, रिलेटिव डेंसिटी है,
उसको निकालने का बच्चों ये फॉर्मूला हो जाएगा, एक जाति के सदस्यों की कुल संख्या अपॉन समस्त जातियों के सदस्यों की कुल संख्या इंटू 100। तो इससे भी कई बार काम चला लिया जाता है। ठीक है, तो दोनों केस आपके समझ में आ गए। सबसे बढ़िया तरीका तो क्या है, संपूर्ण गणना विधि है। कुछ केस में वो संपूर्ण गणना या गणना को आधार मानना अर्थहीन होता है, वो कौन सा केस है वो मैंने आपको समझा दिया। फिर दूसरा केस क्या है, संपूर्ण गणना करना कठिन है, असंभव है, अधिक समय लेने वाला है, नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में बच्चों क्या करते हैं, आपेक्षित घनत्व से ही और समष्टि घनत्व का अनुमान लगा लिया जाता है। कुछ केस में बच्चों ऐसा भी होता है, जीव को बिना देखे या जीव को बिना गिने भी समष्टि घनत्व का पता लगा लिया जाता है। वो चौथी स्थिति या चौथा केस क्या है वो आप और देख लीजिए बच्चों। देखो, फोर्थ, इनडायरेक्ट काउंट या अप्रत्यक्ष गणना। इनडायरेक्ट काउंट या अप्रत्यक्ष गणना, कुछ केस में जीव को बिना देखे, जीव को बिना गिने भी और समष्टि घनत्व का निर्धारण किया जाता है। जैसे राष्ट्रीय उद्यानों में जो बाघों की गणना की जाती है, वो बाघों की गणना बच्चों उनके पद चिन्हों तथा उनकी मल गुटिकाओं के आधार पर की जाती है। अब ना तो बाघ को वास्तव में देखा गया, ना बाघ को वास्तव में गिना गया, तो उनके पद चिन्हों और मल गुटिकाओं के आधार पर घनत्व का पता लगाया जाता है। ये हो जाएगी अप्रत्यक्ष गणना। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बच्चों, राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों की गणना, उनके पद चिन्हों और मल गुटिकाओं के आधार पर की जाती है। क्लियर? ये कहानी इस प्रकार से कंप्लीट होती है बच्चों समष्टि के घनत्व की। क्या होती है समष्टि घनत्व, परिभाषा मैंने बता दी। समष्टि घनत्व का निर्धारण कैसे करें, मापन कैसे करें, चार विधियां चारों उदाहरणों से अपन ने समझ ली। नंबर 1 संपूर्ण गणना विधि, नंबर 2 जैवभार या प्रतिशत आवरण का मापन, नंबर 3 आपेक्षित घनत्व और नंबर 4 अप्रत्यक्ष गणना। क्लियर? ये बात हो गई बच्चों समष्टि के गुणों की या लक्षणों की। अब अपने को पढ़नी है समष्टि में वृद्धि। ठीक है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। लेकिन समष्टि में अपन वृद्धि पढ़ें उससे पहले बच्चों एक दो महत्वपूर्ण बातें और हैं, वो अपने को आनी चाहिए। उसके बाद में अपन समष्टि में वृद्धि या ग्रोथ की बात करेंगे। वो एक दो महत्वपूर्ण पहलू क्या है उनकी बात और कर लेते हैं। देखो बच्चों, दो परिभाषाएं अच्छी तरह से ध्यान देना। नंबर 1 जैविक विभव या बायोटिक पोटेंशियल। जैविक विभव या बायोटिक पोटेंशियल, ये जैविक विभव या बायोटिक पोटेंशियल है, ये बच्चों किसी, इसको आर से भी डिनोट करते हैं, ये ध्यान रखना आप, आर से, किसी जाति की अधिकतम संभव प्रजनन दर होती है।
ये बायोटिक पोटेंशियल या जैविक विभव जो होता है वो किसी प्रजाति की अधिकतम संभव प्रजनन दर होती है। और बच्चों, अधिकतम संभव प्रजनन दर सामान्य परिस्थितियों में संभव नहीं है। सामान्य परिस्थितियों में ये अधिकतम संभव प्रजनन दर संभव नहीं है। जैसे मानव है, अब मानव के केस में अगर अपन देखें तो जो गर्भकाल का समय होता है, वो गर्भकाल का समय मान लो बच्चों 9 महीने का है 270 दिन या 280 दिन का लगभग मान लो वो समय होता है। तो एक शिशु, एक बच्चा उत्पन्न होने के लिए 280 दिन की मान लो आवश्यकता है। तो ऐसे थोड़ी होगा कि एक महिला के द्वारा प्रति 280 दिन के बाद में एक शिशु को या एक संतति को उत्पन्न किया जाता है। बहुत सारे कारक है जो इस चीज का निर्धारण करते हैं। तो ध्यान देंगे, सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम संभव प्रजनन दर संभव नहीं है। इस रेट तक पहुंचने का प्रयास कब हो सकता है? जब असीमित संसाधन उपलब्ध हो। पहली कंडीशन तो क्या है? जब रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, वो अनलिमिटेड हों, असीमित संसाधन हों। और नंबर 2 जो है वो है बच्चों, मृत्यु दर अत्यंत क्या हो? कम हो। असीमित संसाधन उपलब्ध हों और मृत्यु दर अत्यंत कम हो, तब जाके ही कोई प्रजाति अपनी जैविक विभव को महसूस कर सकती है। अदरवाइज तो बच्चों सामान्य परिस्थितियों में किसी प्रजाति के द्वारा अधिकतम संभव प्रजनन दर या आर से जनन करना संभव नहीं है। क्लियर? दूसरी जो महत्वपूर्ण परिभाषा है वो है बच्चों वहन क्षमता। वहन क्षमता या पोषक क्षमता, कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी। अब देखो बच्चों, किसी क्षेत्र में या आवास में, किसी क्षेत्र में या आवास में जो समष्टि है वो निर्भर करती है उपस्थित स्रोतों पर। तो ध्यान देंगे, एक समष्टि किसी क्षेत्र में उपस्थित स्रोतों पर निर्भर करती है। ठीक है? अब बच्चों ये उपस्थित स्रोत क्या क्या है? ये उपस्थित स्रोत जैसे हो जाएंगे जल, भोजन, आवास आदि। क्लियर? ये लिमिट लगाने का काम करते हैं। तो बच्चों किसी आवास में वह सीमा जिस पर जीवों की संख्या अधिकतम होती है, जो स्वस्थ जीवन के लिए स्रोत प्रदान कर सके, वही उस आवास की क्या होती है? वहन सीमा। किसी आवास की वह सीमा जिस पर जीवों की संख्या अधिकतम होती है। किसी आवास की वह सीमा जिस पर जीवों की संख्या अधिकतम होती है, जो उनके स्वस्थ जीवन हेतु स्रोत उपलब्ध करा सके। या अपन तो सिंपली ऐसे मान लो बच्चों, हर आवास की, हर क्षेत्र की एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है कि साहब इतने जीव जंतुओं का सफलतापूर्वक स्वस्थ रूप से पालन पोषण करवाया जा सकता है, कि साहब इस क्षेत्र में इस जाति के अधिकतम इतने ही जीव रह सकते हैं। क्यों रह सकते हैं?
क्योंकि उस क्षेत्र के पास उतने जीवों के भरण पोषण के लिए ही संसाधन उपलब्ध होते हैं। अब किसी क्षेत्र की, किसी आवास की जो ये एक अधिकतम जीवों के भरण पोषण की क्षमता होती है, उसी क्षमता को बच्चों उस क्षेत्र या आवास की क्या कहा जाएगा? वहन क्षमता। अब अगर इस क्षमता से अधिक जीवों की संख्या बढ़ जाएगी, पहली बात तो यहां तक पहुंचेगी नहीं। अगर इस क्षेत्र, इस सीमा से आगे संख्या बढ़ जाती है तो बच्चों इसके आगे समष्टि का आकार घटने लग जाता है। जन्म दर तो क्या हो जाएगी? बहुत कम हो जाएगी, और मृत्यु दर क्या हो जाएगी? बहुत अधिक हो जाएगी। तो एक लेवल से आगे समष्टि का आकार नहीं बढ़ सकता है। तो ये दोनों चीजें जो हैं, एक तो अधिकतम संभव प्रजनन दर जो जैविक विभव है, और एक वहन क्षमता किसी आवास की, एक जाति के अधिकतम जीवों के पालन पोषण की क्षमता, एक आर। और बच्चों जो पोषक क्षमता है, वहन क्षमता है, उसको डिनोट करते हैं बच्चों के से। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? तो समष्टि की वृद्धि का अपन अध्ययन करें, उस समष्टि के वृद्धि के अध्ययन से पहले ये दोनों चीजें अपने को महत्वपूर्ण रूप से पता होनी चाहिए। अब अपन बात करते हैं बच्चों समष्टि की वृद्धि की। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, समष्टि वृद्धि। अब बच्चों इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे। देखो, समष्टि का आकार, या अपन कह सकते हैं समष्टि का घनत्व। कोई स्थिर या स्थैतिक प्राचल नहीं है। ध्यान से समझना बच्चों, समष्टि का आकार या समष्टि का घनत्व कोई स्थिर प्राचल नहीं है। इसका मतलब समष्टि का जो घनत्व होता है, आकार होता है, ये क्या होता रहता है बच्चों? बदलता रहता है। ठीक है? और कई कारकों पर निर्भर करता है, कई कारकों पर निर्भर करता है। जैसे आवास में संसाधन, आवास में संसाधन कैसे है? परभक्षण दाब, प्रीडेटर्स का प्रेशर कैसा है? एनवायरमेंटल फैक्टर, वातावरणीय कारक, इन सब चीजों पर बच्चों समष्टि का जो घनत्व होता है वो घनत्व निर्भर करता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि यार पॉपुलेशन की डेंसिटी कोई स्टैटिक पैरामीटर नहीं है कि साहब हमेशा स्टेबल बना रहेगा, वो कम ज्यादा होता रहता है, और वो इन चीजों पर निर्भर करता है। अब ध्यान देंगे, अंतिम कारण कुछ भी रहे हों, अंतिम कारण कुछ भी रहे हों, मूल रूप से 4 कारण समष्टि के घनत्व को प्रभावित करते हैं। ठीक है? कौन कौन से हैं देखो। नंबर 1 जन्म दर या नेटेलिटी, ये आप पढ़ चुके हो। नंबर 2 मृत्यु दर या मोर्टेलिटी, ये आप पढ़ चुके हो। नंबर 3 आप्रवासन, आई माइग्रेशन। और नंबर 4 उत्प्रवासन, इमाइग्रेशन। ठीक है? ये 4 महत्वपूर्ण कारण है जो समष्टि के घनत्व को प्रभावित करते हैं। जन्म दर, मृत्यु दर, आप्रवासन, उत्प्रवासन। ये दोनों चीजें आप जानते ही हो। जन्म दर के बारे में अपन पीछे पढ़ चुके हैं। किसी दिए गए समय में जन्म के द्वारा समष्टि में जुड़ी हुई संख्या जो समष्टि के घनत्व को बढ़ाती है, जन्म दर। किसी दिए गए समय में मृत्यु के कारण समष्टि से घटी संख्या जो जन्म दर को घटाती है। दोनों चीजें आपने पढ़ रखी। आप्रवासन,
आप्रवासन क्या है? किसी दिए गए क्षेत्र में से किसी समष्टि के सदस्य जो उस आवास को छोड़कर, या मतलब आप्रवासन कहीं से आए हैं, किसी दिए गए समय में किसी समष्टि के सदस्य जो कहीं और से आए हैं, जिनकी वजह से समष्टि का घनत्व तो बढ़ेगा। क्या है बच्चों? आप्रवासन और उत्प्रवासन। किसी दिए गए समय में किसी आवास की समष्टि में कुछ सदस्य उस आवास को छोड़कर चले गए हैं, उत्प्रवासन, तो ये समष्टि के घनत्व को घटाएंगे। तो एक सिंपल सा फ्लो चार्ट अपन समझा सकते हैं। देखो बच्चों, पॉपुलेशन डेंसिटी, जन्म दर बढ़ाएगी, आप्रवासन बढ़ाएगा, उत्प्रवासन घटाएगा और मृत्यु दर ये भी घटाएगी। तो बच्चों, जन्म दर और आप्रवासन ये तो समष्टि के घनत्व को बढ़ाते हैं और मृत्यु दर और उत्प्रवासन ये समष्टि के घनत्व को घटाते हैं। आप्रवासन किसी दिए गए समय में समष्टि के सदस्य जो कहीं और से आए हों बढ़ा देंगे। उत्प्रवासन किसी दिए गए समय में समष्टि के सदस्य जो उस आवास को छोड़कर चले गए हों समष्टि के घनत्व को घटा देंगे। क्लियर? अब देखो बच्चों, एक सिंपल सा फॉर्मूला है। माना टी समय पर समष्टि का आकार NT, टी समय पर समष्टि का आकार मान लो n है, तो t+1 समय पर होगा। ठीक है, तो NT+1 = NT। ये तो n समय पर था ही। B+I, B फॉर बर्थ रेट, I फॉर आई माइग्रेशन, माइनस D+E। क्लियर भाई? डेथ रेट और ई माइग्रेशन ये तो घटाएंगे, डेथ रेट और ई माइग्रेशन ये तो घटाएंगे, और बर्थ रेट और आई माइग्रेशन ये बढ़ाएंगे। तो अगर t समय पर समष्टि का आकार n है तो t+1 समय पर होगा, तो NT+1 = NT। ये तो t समय पर था ही। अब t+1 समय में जो भी हुआ होगा, बर्थ रेट और आप्रवासन ये तो जुड़ेंगे, और डेथ रेट और ई प्रवासन ये घटेंगे। या ऐसे समझ लो आप तो सिंपली, बर्थ रेट और आप्रवासन आई माइग्रेशन यदि ज्यादा है किससे? डेथ रेट और ई प्रवासन से, तो बच्चों घनत्व क्या होगा? बढ़ेगा। सिंपल सी बात है। और यदि बर्थ रेट और आई माइग्रेशन लेस देन है किससे? डेथ रेट और ई माइग्रेशन से, तो बच्चों घनत्व घटेगा। आगे बात समझ भाई। बढ़ाने का काम कौन करेंगे? बर्थ रेट और आई माइग्रेशन। घटाने का काम कौन करेंगे? डेथ रेट और ई माइग्रेशन। तो अगर बर्थ और आप्रवासन ज्यादा है तो बढ़ेगा, और यदि डेथ और उत्प्रवासन ज्यादा है तो घटेगा। ठीक है। अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, ज्यादातर मामलों में समष्टि घनत्व के लिए बच्चों जो बर्थ रेट और डेथ रेट है ये चीज ही महत्वपूर्ण होती है। सामान्य परिस्थिति में समष्टि की घनत्व को जन्म दर और मृत्यु दर ही प्रभावित करती है, लेकिन कुछ मामलों में जन्म दर और मृत्यु दर की तुलना में आप्रवासन और उत्प्रवासन भी महत्वपूर्ण बन जाते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण बताता हूं। अभी माना कोई एक कॉलोनी नई बसाई गई है,
कोई एक कॉलोनी नई बसाई गई है, कहीं पर प्लॉटिंग हुई है, एक नई कॉलोनी बसाई गई है। अब वहां पर मान लो कहीं और से लोग आकर रहने लग गए, तो एक तो उस स्थान पर बर्थ रेट की वजह से या जन्मों की वजह से समष्टि घनत्व बढ़ता, और एक मान लो कहीं दूसरी जगह से वो आकर रहने लग गए, क्या हुआ, आप्रवासन, उसकी वजह से समष्टि घनत्व बढ़ गया। तो इस मामले में जन्म दर की तुलना में बच्चों ज्यादा महत्वपूर्ण क्या हो गया, आप्रवासन। अब वो जो सदस्य वहां पर नए स्थान पर आकर रहे हैं वो कहीं दूसरी जगह से आए होंगे, मतलब वहां पर क्या हुआ होगा, उत्प्रवासन हुआ होगा। तो एक उनके वहां से निकलने की वजह से वहां का समष्टि घनत्व घट गया। तो एक तो मृत्यु होने की वजह से समष्टि घनत्व घटता, लेकिन एक ज्यादा संख्या में वहां से लोग छोड़कर चले गए, उससे घनत्व घट गया। नहीं भाई, एक तो अभी जैसे मान लो कोई बड़ा शहर है, बड़े शहर के आसपास खूब सारे गांव हैं, अब वो मान लो रोजगार की और वैसी तलाश में आसपास के गांवों के लोग शहरों में आकर रहने लग गए। अब वहां की वजह से मान लो शहरों का घनत्व बढ़ गया, तो ऐसे मामले में जो बाहर से आए उनकी वजह से बढ़ा, वो तेजी से बढ़ा, तो ज्यादा महत्वपूर्ण चीज क्या हो जाएगी, बाहर से आए हुए। अब वो जिन गांवों से निकलकर आए हैं वहां पर मान लो घनत्व घट गया, तो एक तो मृत्यु की वजह से, मृत्यु दर की वजह से घटता, लेकिन छोड़ के जाने की वजह से घट गया। तो कोई नई बस्ती बसाई जाए या मान लो कोई पुरानी बस्ती उजड़ जाए, तो ऐसी स्थिति में ज्यादा महत्वपूर्ण क्या हो जाते हैं, ये आप्रवासन और उत्प्रवासन हो जाते हैं जन्म दर और मृत्यु दर की तुलना में। अदरवाइज सामान्य परिस्थितियों में समष्टि घनत्व को सर्वाधिक प्रभावित कौन करते हैं, जन्म दर और मृत्यु दर ही करते हैं। अब बच्चों, जो समष्टि का आकार है या समष्टि में जो वृद्धि होती है, क्या वो वृद्धि एक जैसी होती है क्या सभी प्रकार के जीवों में, या वृद्धि के कोई अलग अलग प्रारूप होते हैं? तो बच्चों, अपनी बुक के अंदर दो प्रकार के वृद्धि प्रारूप दिए गए हैं। एक तो चरघातांक की वृद्धि या लॉजिस्टिक ग्रोथ है, और एक बच्चों संभार तंत्र वृद्धि है। एक तो लॉगरिथमिक ग्रोथ है, चरघातांक की वृद्धि, और एक बच्चों संभार तंत्र वृद्धि। तो ये दो प्रकार के ग्रोथ के मॉडल, चरघातांक की वृद्धि और संभार तंत्र वृद्धि, ये अपनी बुक में दिए हुए हैं। तो अपन अब इनका अध्ययन स्टार्ट करते हैं, ग्रोथ के मॉडल्स का अध्ययन अपन अब स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, देखो बच्चों, ग्रोथ मॉडल्स, वृद्धि प्रतिरूप, ग्रोथ मॉडल या वृद्धि प्रतिरूप। तो देखो बच्चों, समष्टि में वृद्धि के दो प्रारूप या प्रतिरूप होते हैं। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि साहब, समष्टि की जो वृद्धि होती है वो वृद्धि दो प्रकार से होती है। क्लियर? एक प्रकार की जो वृद्धि है उसको कहते हैं चरघातांकी वृद्धि या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, और दूसरे प्रकार की जो वृद्धि होती है उस मॉडल को कहा जाता है बच्चों संभार तंत्र वृद्धि या लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो एक हो गई चरघातांक की वृद्धि और दूसरी हो गई संभार तंत्र वृद्धि। जब चरघातांक की वृद्धि होती है तो वृद्धि का जो कर्व बनता है, ग्राफ बनता है, वो ग्राफ बनता है बच्चों जे शेप्ड ग्राफ या वक्र बनता है। और जब संभार तंत्र वृद्धि होती है तो एस शेप्ड ग्राफ या वक्र बनता है। क्लियर? अब इन दोनों वृद्धि प्रारूपों के बारे में बच्चों अपन डिटेल से अध्ययन, साहब कौन कौन सी अवस्थाएं होती है ना, जो
संसाधन है आवास में वो कैसे कैसे होने चाहिए, कौन से प्रकार का वृद्धि वक्र का उदाहरण क्या है, किन किन में जे शेप की ग्रोथ होती है, एस शेप की होती है, पर्टिकुलर प्रकार की वृद्धि के दौरान ग्राफ में कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, इन सब चीज़ों का अपन विस्तार से अध्ययन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं। धन्यवाद।